ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम 8 जनवरी को सीईटी का जो पेपर हुआ था उसके सीडीपी क्वेश्चन को मिलान करने हम जा रहे हैं। अभी तक सीईटी की ऑफिशियल साइट पर आंसर की उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, आशा करते हैं कि बहुत जल्द आ जाएंगे। आपको कल बता दें, कल शाम में देर शाम में कल आपका सीईटी के ऑफिशियल साइट पर जितने एग्जाम हुए हैं सीईटी के तमाम के क्वेश्चन पेपर को वहां पर अपलोड करा दिया गया है। आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं कि कौन से शिफ्ट में किस प्रकार के पेपर रहे हैं और उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करने वाले हैं 8 जनवरी। याद रखिएगा 8 जनवरी जिनका 2022 को एग्जाम हुआ है सीटेट का पेपर 1 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप सीडीपी क्वेश्चन को हमारे साथ मिला लेंगे कि 30 में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। पहला क्वेश्चन पूछा यह गया था कि विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है। सभी सांस्कृतिक के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होती है, मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से चलती है और फिर वो रुक जाती है, हमेशा एक रैखिक तरीके से होती है और एक आयामी होती है, यानी एक लाइन में चलती है और एक ही इसका आयाम होता है। ये बातें या उसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 की बात कर ले, जहां पर बात की गई है कि वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया होती हैं। तो बिल्कुल ये सही बातें हो जाएंगी, क्योंकि हमारा विकास दोनों कारक पर डिपेंड करता है, एक आनुवंशिकता हेरिडिटी और एक हमारे एनवायरनमेंट, दोनों की परस्पर क्रियाओं का ही फलस्वरूप हमारा विकास होता है। तो एक का जो डी लगाए होंगे बिल्कुल वो सही लगाए होंगे, यानी 1 का 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर ले। सेकेंड क्वेश्चन पूछा आपसे गया है कि स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश जो है वो आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का की आवश्यकताओं होती है। बताइएगा, भागना, चित्र बनाना, निचोड़ना, चलने या पकड़ना या चढ़ने, या ऑप्शन नंबर 4 की बात करें जहां बात की आरी तिरछी रेखा बनाना, आरी तिरछी रेखा बनाना या ताली बजाना। तो सूक्ष्म क्या होता है उसको हम समझेंगे और स्थूल को समझेंगे। देखिए, स्थूल की बात करें तो ब्रॉड मोटा होता है और सूक्ष्म की बात करें तो माइक्रो जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भागना है, निचोड़ना है, पकड़ना है और आरी तिरछी रेखा बनाना। देखिए, तो भागना, निचोड़ना, पकड़ना, तो भागना ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका भागना स्थूल हो गया और आपका चित्र बनाना आपका सूक्ष्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो 2 का जो उत्तर होगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ए लगाया हो तो बिल्कुल आपके आंसर की के साथ में ये सत्यापित हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी बच्ची जो है वो मध्य बाल्यावस्था में है, यानी मध्य बाल्यावस्था में कौन सी बच्ची है, ये आपको बताना है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एक बच्ची है जिसने अभी तक सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है, या एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है, या एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण भी कर सकती है। याद रखिएगा, मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो यह आपका पूरे बाल्यावस्था की बात करें तो 0 से 2 वर्ष आपका शैशव और उसके बाद में 2 से लेके कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2 से लेकर के आपका 12 वर्ष, ये आपका बाल्यावस्था तक आता है। कहीं कहीं 11 तक सीमित रहता है, क्योंकि 12 से आपका किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है, तो उसी के दरमियान आपका मध्य बाल्यावस्था आता है। याद रखिएगा, मध्य बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा, देखिए अमूर्त चिंतन वहां पर नहीं कर पाएंगे, आसानी से पालन नहीं कर पाएंगे। एक बच्चे जो सकारात्मक खेलों में शामिल, खेल तो शामिल हो सकते हैं, बच्चे हैं बिल्कुल हो सकते हैं, तार्किक पूर्णता वो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सामाजिक संदर्भों का वो नकल कर सकते हैं। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहुंचेंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात करें। चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार से व्यवहार के तरीके सीखते हैं, व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्य और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक अभिकारक है। याद रखिएगा, यहां पर पहला बात तो ठीक बातें हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सर्वप्रथम अपने परिवार से ही व्यवहार के बारे में सीखते हैं और मूल्य और जीवन के मापदंडों को जानते हैं, ये सही बातें हैं। लेकिन परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय कारक नहीं, बल्कि ये आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारा ए सही हो जाएगा, जबकि आर आपका गलत हो जाएगा। तो कहां पर ये बातें कही गई, जहां पर ए सही और लेकिन आर गलत। देखिए यहां पर ये आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 4 का वो आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। यानी ये बात सही है कि सर्वप्रथम परिवार से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कह देना कि परिवार हमारे समाजीकरण में सेकेंडरी कारक के रूप में आते हैं, ये गलत बात है, हमारे प्राथमिक अभिकर्ता के रूप में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। 5वां प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान है, यानी मिलान आपको बताना है। शैशवावस्था में बच्चे की क्या बात करी,
तर्क को लागू करता है और अनुपालन करता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बातें नहीं है, हमारे बच्चे शैशव काल में तर्क पूर्ण लागू नहीं कर पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो निगमनात्मक व तार्किक सोच करना प्रारंभ कर देता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पूर्व की बात करें तो पूर्व हमारा जो होता है वो खास तौर पर अगर हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में अगर इनकी बात कर ले तो ये हमारा लगभग 2 से लेकर 7 वर्ष तक आते हैं पूर्व के कहने के बाद। 2 से 5 तक कहीं कहीं मिलेगा, फिर 7 से 11, ठीक है, 2 से 5, फिर ये आपका 2 से 7 वर्ष तक चलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो ये आपका 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलते हैं वो 7 से आपका 11 से एभव चलते हैं। अब आपसे पूछा यह गया कौन मिलान सही भाई। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं वर्गीकरण और संरक्षण कर पाते हैं, अमूर्त चिंतन में अनुकरण नहीं करेंगे, तो ए और आपका डी कर देगा। अब 2 मामला यहाँ बचते हैं, पूर्व बचते हैं और आपका मूर्त बचते हैं। याद रखिएगा पूर्व की बात करें तो हमारे बच्चे जो होते हैं वो निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है। ये 2 चीज यहाँ पर फंस रहे मामले, इनके साथ जाया जाए या इनके साथ जाया जाए। लेकिन निगमन की बात हुई तो यहाँ पर जल्दी नहीं होगी, तो हमारा उत्तर जो होगा वो आपका 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चे जो है वर्गीकरण और संरक्षण कर पाते हैं, बचा पाते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या कहां तक चलेगी, 6वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार में स्वयं व पर्यावरण के बीच में संतुलन की खोज यानी खोज की प्रक्रिया क्या कहलाता है। साम्यीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन कहलाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर यह पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार में स्वयं व पर्यावरण के साथ में आपको संतुलन बनाना है। तो संतुलन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल इसके लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, तो हम लोग समायोजन में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, समायोजन में चलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 की बात कर ले। 7वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है इस पर भी देख लेते हैं। 7वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ले वाइगुर्सी के बच्चों के बारे में सही प्रकार से दर्शाता है। वाइगुर्सी ने सुझाव दिया है कि बच्चे बहुत सी क्षमताओं होती हैं जिनमें वो कार्य में शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ करते हैं। अब क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन की बात कर ले। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वाइगोट्स्की जो है ये पहले ऑप्शन में शामिल थे। ये आपके जो थे ना वाइगोट्स्की वाले ये पहली ऑप्शन में थे। ऑप्शन ये आपका पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वाइगोट्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें से वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोट्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं, ये बातें सही नहीं है। वाइगोट्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम होते हैं, ये भी बातें नहीं कही गई है, ठीक है। वाइगोट्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आकर, ये बातें भी गलत है। तो वाइगोट्स्की के अनुसार ये बातें सही है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सहयोग के द्वारा सीखते हैं, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम की ये कह सकते हैं कि प्रशंसा करते हैं, उनकी अनुशंसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 1 लगाया है तो बिल्कुल आपको 1 नंबर यहाँ से मिलेंगे। आंसर की भी इसी के परिप्रेक्ष्य में ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न संख्या, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या आपका 8वां नंबर प्रश्न बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे, 8वां नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया एक शिक्षिका किसी संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची के जिंगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है तो इशारे व संकेत से, तो इशारे और संकेत से बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, स्वतंत्र खोज की बात करेंगे, पार की बात करेंगे, उद्दीपन की बात करेंगे या वो अनुसरण की बात करेंगे। अरे देखिए संकेत व इशारा वो हमेशा उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे। स्टिमुलस की बात हो रही है तो यहाँ पर बिल्कुल आपका उद्दीपन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका 9वां प्रश्न है। इसको आप लोग देखिए यहाँ पर कौन सी बातें कही गई है। ये बातें कही गई है अभिकथन ए की बात कर ले तो एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरक्षित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। दूसरा बात आर में क्या कथन कही गई है, कारण भी बताया गया, एक अभिकथन या कारण है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब शिक्षक तानाशाही और नियंत्रण हो। देखिए याद रखिएगा तानाशाही हो या व्यक्तिवादी हो या कठोर, ये दोनों बातें ये गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो आपका दोनों बातें गलत है। तो ऐसी ऑप्शन कौन बता रही है, ए और बी दोनों सही गलत बातें हैं। तो ए और बी यानी ए और आर दोनों गलत है, यानी दोनों बातें गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपने 4 मारा है ये दोनों बातें गलत है, बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या अब बढ़ जाते हैं 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, यानी आप बात करें
तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रोग्रेसिव क्लास की बात करें, उसकी क्या विशेषता यहाँ पर है? शिक्षक पूरी तरह से कक्षा को कंट्रोल करता हो, बच्चे की भागीदारी न्यूनतम हो, गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय हो। देखिए, कंट्रोल करना अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रगतिशील है। बच्चे की अगर भागीदारी हमारी न्यूनतम हो जाएगी तो भाई कैसे, जब बच्चे हमारे आएंगे नहीं, उपस्थिति नहीं होगी, तो फिर बात में होने क्या है। बैठने की व्यवस्था अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन यार कम से कम गतिविधि करा रहे उस दरमियान हमें मूल्यांकन करना है, क्योंकि हमको बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करते रहना है कि आखिर बच्चे हमारे कहाँ तक सीख पाए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अमृत तर्क देता है। यार अमृत क्या तर्क दे रहा है? अमृत क्या तर्क दे रहा है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंज कॉल्वर्स के अनुसार अमृत नैतिक तर्क के किस अवस्था के अंतर्गत आएंगे? यानी वो चेंज करना चाहते हैं समाज के नियमों को, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। सामाजिक व्यवस्था विन्यास की बात करें, सामाजिक अनुबंध विन्यास की बात करें, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, या अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अभियान से। तो बिल्कुल ये बातें हो जाएंगी आपके सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। आपका ऑप्शन जो होगा वो 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रश्न संख्या 12 की बात करें। 12वां प्रश्न आपको ये बताना है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार आपको बताना है कि हावर्ड गार्डनर सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान और मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में बताता है, यानी खुद के बारे में बताता है, ये आपको बताना है। बुद्धि के संदर्भ में अपनी पहचान, तो प्रकृतिवादी की बात होगी, भाषाई हो जाएगी, या अंतरा व्यक्ति हो जाएगा, या अंतर व्यक्ति हो जाएगी। तो यानी हमको खुद को जानना है तो इसके लिए अंतर व्यक्ति हो जाएगा। अगर किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में अगर बढ़िया जान पा रहे तो वो हमारा अंतरा व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन उत्तर की बात करें तो आपका 4 जो होगा वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या की बात करें, प्रश्न संख्या अब हम 13 की ओर बढ़ चुके हैं। 13वां प्रश्न ये आपसे पूछा गया है कि गिफ्ट के तौर पर आपको कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़की कार्य से नहीं खेलती, इस वाक्य क्या दर्शाता है? तो ऐसे वाक्य हमेशा जो होती है वो जेंडर रूढ़िवादिता को संबंधित करती है, यानी लड़कियां नहीं खेल सकती है, लड़के सिर्फ खेल सकते हैं। ऐसी बातें जो होती हैं वो हमेशा रूढ़िवादिता और जेंडर के उपलक्ष्य में बातें कही गई। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की बात कर ले। 14वां प्रश्न आपको बताना है, यहां पर ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानवकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, या प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, या कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को बढ़ावा देना, या विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। देखिए यहाँ पर बात करें कक्षा में अगर सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नताओं की बात की जाए तो यहाँ पर कठोर नहीं कर सकते हैं, निर्देश भी नहीं कर सकते हैं, और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को भी नहीं दे सकते हैं। तो मुझे विभिन्नताओं के अभाव को के रूप में नहीं देखना चाहिए, है कि ये बातें बेहतर रहेगी, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर एक चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये इसको एक बार फिर से हम देखते हैं। कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? ध्यान में रखते हुए तो मानव कृति को कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, ये तो बात गलत हो जाएगी। कक्षा में मुझे कंपटीशन की भावना देना नहीं है। और एक यहाँ पर विभिन्नताओं को अभाव के रूप में, देखिए अभाव तो वहाँ पर कमी, अभाव के रूप में न दिखना चाहिए। अरे यहाँ पर तो कक्षा में भाषाई विविधता तो ही दिख ही रहा है। तो फिर ये ऑप्शन 4 नहीं बल्कि आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग 2 करके ही चलेंगे, ठीक है, ये 4 नहीं बल्कि 2 ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या देखिए अब है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर ले, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। मूल्यांकन के बारे में क्या बातें कही गई है? शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से की जानी चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, या योग के क्रम में बच्चों का रैंकिंग देने की महत्वपूर्ण। रैंकिंग की बातें नहीं हो सकती है। एक बार लेकर के आप किस प्रकार के मूल्यांकन को दे रहे हैं ये समझ में बातें नहीं आ रही है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, या सभी शैक्षणिक गतिविधि का केंद्र होना चाहिए। देखिए अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो सभी शैक्षणिक गतिविधि जो हम पढ़ रहे हैं उन तमाम का केंद्र होना चाहिए। केंद्र करने का मतलब भाई उसके बीच में होनी चाहिए, उसके दरमियान होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न है, ये आपका समावेशी शिक्षा की ओर निर्देशित हो रही है। इसको बताना है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, यानी क्या जरूरी है। विद्यार्थियों की क्षमताओं का आधारित कठोर समूहन या व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान और सम्मान, या विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसायिक शिक्षा, या वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांग है उनके बारे में रूढ़िवादिता बनाना। तो देखिए समावेशी शिक्षा की बात करें तो व्यक्तिगत मतभेद को ध्यान और सम्मान। देखिए अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों की क्षमताओं को आधारित कठोर समूहन बनाना, ये कठोर की बातें नहीं कर सकते हम लोग। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसाय, देखिए ये कभी विशेष नहीं हो सकता क्योंकि हम समावेशी की बात कर रहे हैं तो जरूर नहीं हो सकता। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके लिए रूढ़िवादिता बनाना, ये बातें गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ आपका ये ऑप्शन नंबर 2 ही बच जाता है, जहाँ पर व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान और सम्मान मिलना चाहिए। मतलब मतभेद कहने का मतलब हुआ कि उसमें आपको विभिन्नता देखने मिल रही है, तो विभिन्नताओं का आप क्या करें, सम्मान करें। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्प की पहचान है। देखिए इसकी क्वेश्चन को देख लीजिए। बी को डी के रूप में लिखना, बी को बच्चे क्या कर रहे हैं, बी को डी के रूप में लिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, या 21 को वो क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, 21 को 12 लिख रहे हैं। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, या बार बार स्वभाव में बदलाव, या अपमानजनक व्यवहार। देखिए पठन की बात हो रही है, पठन की बात हो रही है, तो पठन से संबंधित मुझे उसकी पहचान करना है, यानी कौन सा व्यवहार पठन वैकल्पिक की पहचान कर रहा है। तो ये पठन की बात नहीं, लिखने की बात हो रही है, तो लिखने की बात नहीं कर सकते यहाँ पर। देखिए बार बार स्वभाव बदलना, बार बार स्वभाव बदलना और अपमानजनक व्यवहार करना, इसमें से आपको विकल्प चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्प की पहचान करता है। तो पठन विकल्प की बात करें, ठीक है, व्यवहार पठन विकल्प की बात करें तो बार बार स्वभाव का ये बदलना, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, उनकी पहचान उनके सामने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार की चुनौती से, या एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती से, या सूचना को याद रखने की चुनौती से, या स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। सवाल क्या है, पहले सवाल को समझेंगे फिर इसके उत्तर की ओर चलेंगे हम लोग। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता संबंधित है, तो भाई स्वलीनता से समझने कहने का मतलब हुआ कि वो क्या होंगे, तो बिल्कुल वो अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार की चुनौती होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वलीनता की बात हो रही है तो अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर बात करेंगे। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये बताना है कि वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उन्हें सफल समावेशी के लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। सुलभ की बात करें, या अवसंरचना इमारतें, या विद्यार्थियों का अलगाव, विद्यार्थियों से अलग कर दे उसे, या शिक्षकों के पक्षपात रवैया, या साथियों के बीच में सहानुभूति और दया। देखिए वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांग है वो सफल समावेशन कब हो सकता है। देखिए सफल की बात करें तो विद्यार्थियों से जब अलगाव होंगे, वो अलग होंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। जब शिक्षक उसके साथ में पक्षपात रवैया अपनाएंगे तो वो भी बिल्कुल गलत बात है। अब बच जाते हैं 2, एक साथियों के बीच में सहानुभूति और दया, और एक आता है सुलभ इमारतें। देखिए सुलभ इमारतें, तो वो बातें सही है, बिल्कुल वो बातें सही होगी कि हाँ इमारतें अगर ज्यादा हाइट पर है तो दिव्यांग के लिए दिक्कत हो सकते हैं। एक बात क्या और है, साथियों के बीच में सहानुभूति और दया की भावना। देखिए सहानुभूति सिंपैथी होनी चाहिए, ये बातें सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन 2 बच जाते हैं, 1 और 2 बच जाते हैं। इसमें आंसर हो सकता है कि परिवर्तन देखने को मिल जाए, ठीक है। अवसंरचना इमारतें यानी जो सुलभ हो, यानी आसान वाली इमारतें हो। एक है आपकी साथियों के बीच में सहानुभूति और दया की बातें हो रही है। लेकिन हमारा उत्तर जो जाएगा वो आपका सुलभ इमारतें की ओर जाएगा। बाकी आंसर की में क्या परिवर्तन होता है वो अलग बात है, क्योंकि दिव्यांगता है तो मुझे सफल समावेशन के लिए जरूरी क्या है, तो सुलभ इमारतें हो, ठीक है। ये भी बात हो सकती है, और हो सकता है कि आपको ये डी भी देखने को मिले, लेकिन मेरा ऑप्शन जो रहेगा वो सुलभ इमारतें के साथ रहेगा। बाकी आंसर के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो सकता है। प्रश्न संख्या बात कर ले 20वां प्रश्न। ये 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिक वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। कार्य की
प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम कर देना, या आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम कर देना, या उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम कर देना, या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर देना। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास जो है विविध अधिगम प्राथमिकता वाले यानी विविध अधिगम प्राथमिकता वाले बच्चों को शामिल करने में सहायक होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात समझिएगा कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता का प्रतिबंध कर देना, ये बातें बिल्कुल गलत हो जाएंगी। उपकरणों, सहायकों, तकनीक तक पहुंच कम कर देना, तो अगर तकनीक तक पहुंच कम कर देंगे तो ये बातें भी गलत हो जाएंगी। कार्य की प्रासंगिक मूल्य और प्रमाणित तो कम कर देंगे, देखिए प्रासंगिक को ही कम कर देंगे, मूल प्रमाण को कम कर देंगे, ये भी गलत बातें हो जाएगी। आसपास से खतरों और विकर्षणों को कम कर देना, ये बातें सही हो जाएगी। तो मुझे यही शामिल करना था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोग को कि किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके वह चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी करता है। सक्रिय भागीदारी कहाँ करेगा, व्यवहारवादी में अनुकरण करके सीखना, या सामाजिक संरचनावादी या प्रतिवादिक शिक्षण में करेगा। इस सिद्धांत को समझिएगा, किस सिद्धांत आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके वह चर्चा में सक्रिय भागीदारी कहाँ होंगे, व्यवहारवादी में होंगे, या अनुकरण करके सीखना में होंगे, या सामाजिक संरचनावादी में होंगे, या आपके प्रतिवादिक शिक्षण में होंगे। देखिए अगर हम बात करें स्वयं करने की बात होगी तो वो आपका चला जाएगा व्यवहारवादी के अंतर्गत आ जाएंगे, जहाँ पर वो सक्रिय भागीदारी करके सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 22वां बताइएगा, सार्थक अधिगम क्या है यानी मीनिंगफुल क्या है। मुख्य रूप से ज्ञान का जीवों का तेय उत्पन्न करता है, या तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, या तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को कंट्रोल यानी नियंत्रित किया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी की बात करें, वे विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान प्रक्रिया में शामिल होते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सार्थक अधिगम के लिए बिल्कुल ये सही बातें हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ पर विश्लेषण, जहाँ पर समालोचन और जहाँ पर समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल हो वो बेहतर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न आपका लाजवाब है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर इसमें आपसे पूछे क्या गए हैं। चलिए ये पूछे आप क्या गए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। देखिए संरचना समझ पर जोर देना, योगात्मक मूल्यांकन पर, पाठ्यक्रम में वृद्धि, या प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी की बात कही गई है। देखिए नहीं की बात की तो प्रौद्योगिकी में कमी की बातें नहीं कही गई, वो कहेंगे कि और भी प्रौद्योगिकीकरण किया जाएगा, उसके लिए कक्षा 6 से शुरुआत की जाएगी। ये बातें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो गलत बातें हो रही हैं उनको बताना है कि यहाँ पर कौन सी बातें गलत हो रही है। देखिए नहीं की बातें अगर की जाए तो पाठ्यक्रम में वृद्धि यानी एक बात समझ में आ रही, पाठ्यक्रम में तो वृद्धि होगी भाई, ये तो बिल्कुल सही बातें हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी में कमी की बातें कही गई है, ये बातें शायद नहीं कही गई है। और देखिए संरचनाओं समझ पर जोर देना, ये बात सही है। योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन तो बिल्कुल हो ही रहे, पहले संरचना समझ जोर देना ही है। ठीक है, और प्रौद्योगिकी कमी की बात कही गई है। तो तीसरा और चौथा कहीं पर ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे हैं, तीसरा चौथा दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात समझिएगा, योगात्मक मूल्यांकन जो होते हैं वो हमारे व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम उत्तर की ओर चलेंगे तो 3-4 हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि कमी नहीं करना मुझे, तो 3-4 की ओर चल सकते हैं, मतलब नहीं 2-3 की ओर, 2 और 4 की ओर चलेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम वकालत नहीं की गई है तो किसकी वकालत नहीं की गई है, योगात्मक मूल्यांकन की नहीं की गई है, और साथ में आपका प्रौद्योगिकी के उपयोग में कम कर देना, इसकी बातें नहीं कही गई। तो दूसरा और चौथा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म प्रतिक्रिया और लक्षण अभिविन्यास का सही मिलाप है। चलिए इसको पहले हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमताओं में सुधार के लिए कार्यपत्र करना, उस कर्म में महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन के लक्ष्य, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय के अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता के लक्ष्य, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, यह आपका प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्षण। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट जो हो जाएगा वो आपका
4 करेक्ट हो जाएगा। यानी दूसरों से पिछड़ने के प्रश्न न करने के लिए कड़ी मेहनत कर, यदि प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य की ओर है तो आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपने 4 लगाया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर पहुंचेंगे। 25वां प्रश्न की बात कर ले। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, या रट कर याद करने पर बल देना, या निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, या बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना चाहिए। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी निष्क्रिय बन जाएंगे परीक्षा भय ये नहीं करना, आपको उसके प्रीवियस नॉलेज के साथ में कनेक्टिंग करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ जाते। 26वां प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण हो सकता है? रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना चाहिए, या ऐसी परिस्थिति बनाना चाहिए जहां गलत अवधारणाओं व्यक्त करना प्रतिबंध हो जाए, या भ्रांति के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देने चाहिए, या विद्यार्थियों की पूर्व मान्यता और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना चाहिए। देखिए रचनात्मक की बात करेंगे तो भ्रांति के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देने चाहिए, ये बात सही है। उसके अंदर यहाँ पर रटने की बात तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे परिस्थिति बनाए जहां गलत अवधारणाओं को प्रतिबंधित की अवधारणा हमारे साथ जुड़े हुए तो उनको व्यक्त करनी चाहिए, तब तो हम सही अवधारणा की ओर चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट जवाब है प्रश्न संख्या 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। 27वां प्रश्न है, ये इसकी हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि में से क्या विद्यार्थियों के बीच में किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? प्रतियोगिता की बात करें, चर्चा और संवाद, या वेदन और अभ्यास, या दंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच में किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य बनाने? देखिए संरचना को सुदृढ़ कब होंगे? जब बच्चे चर्चा और संवाद करेंगे तो जाकर बेहतर होगा। तो आपका 27 का क्या हो जाएगा? 2 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 28 की बात कर ले। 28वां प्रश्न बताना आपको, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को डैश के सक्रिय रूप करना चाहिए? क्षमताओं को अस्थायी मानने की धारणा, या क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, या प्रतिस्पर्धा की भावना, या हीनता की भावना। तो हीनता हो, प्रतिस्पर्धा की भावना हो, कंपटीशन नहीं मान सकते हैं, और बच्चों के ज्ञान को अस्थायी नहीं मानेंगे, बिल्कुल हम मानेंगे कि वृद्धिशील अवधारणा इसके अकॉर्डिंग मानेंगे। तो उत्तर जो होगा 28 का आपका 2 करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप बताना निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। दंड से बचने के लिए गिरी कार्य करना बाह्य, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, या साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बाह्य नहीं है। देखिए दंड से बचने के लिए हम बाह्य कर रहे थे, बिल्कुल ये बातें हो जाएंगे क्योंकि आपका डायरेक्ट बाहरी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद में समूह में शामिल होना, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये बातें हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ये उत्तर क्यों नहीं है 3 वाला? तो प्रतियोगिता जीतने के लिए ये हमारा बाहरी है, साथियों को प्रभावित करना ये भी हमारा बाहरी है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना ये हमारा आंतरिक रूप से प्रेरित है, इसलिए हमने उसमें शामिल हुआ है। तो आपका उत्तर जो होगा वो 2 करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डैश के इस्तेमाल में विद्यार्थी की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम डैश कमी होने की संभावना है, शिक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र डैश की कमी, या सामाजिक सहयोग वृद्धि होने की संभावना है, या सामाजिक बहिष्कार सुधार। देखिए सामाजिक सहयोग होगी तो बिल्कुल हमारी उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है, तो ये आपका 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, ये आपका 30 क्वेश्चन था जो हम आपके सीडीपी के मिला दिए हैं। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं ये, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारे तथ्य के अकॉर्डिंग है। आप मिलाएंगे, कुछ क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा तो बिल्कुल आप बताएंगे, उस क्वेश्चन को हम पुनः आपके कॉमेंट सेक्शन में इसको सुधार करेंगे। कैसा लगा ये सेशन ये जरूर मुझे बताइएगा, और इसके बाद में कौन से पेपर करवाना है आप कॉमेंट में बताइएगा मुझे, उस पेपर को माई की ओर लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।